इस तरह से अगर हम बात करें गुरु तेग बहादुर की, तो 1175 में जो उन्हें मृत्युदंड दिया गया, इन 1175 द नाइन्थ सिख गुरु तेग बहादुर वो सेंटेंस टू डेथ। तो ये जो कदम था औरंगजेब का, ये पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी गलत साबित हुआ। अभी फ्यूचर में क्या होने वाला था उसे अंदाजा तो था नहीं, अब ऑब्वियसली फ्यूचर तो वो देख नहीं सकता अभी से, पर उसने ये जो किया था, ये जो मृत्युदंड जो दिया था उनका जो सिर कटवाया था, इससे सिखों के मन में मुगलों के प्रति काफी आक्रोश पैदा हुआ, काफी गुस्सा पैदा हुआ और काफी एंगर हो गए। क्लियर? काफी वॉयलेंट हो गए थे अब सिख किसके अगेंस्ट में, मुगल्स के अगेंस्ट में। अब देखिए 9th सिख गुरु की तो डेथ हो गई थी, देन उन्हीं के पुत्र जो 10वें सिख गुरु के रूप में अपॉइंट किए गए, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो अब जो सिखों के अगले गुरु बने हैं उनका नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह, एंड ही वाज कंसिडर एज द लास्ट सिख गुरु। इनके बाद कोई भी सिख गुरु नहीं आएंगे, तो नाम जो होगा वो होगा गुरु गोविंद सिंह। When he became the 10th Guru of Sikhism, he was just 15 year old. इनकी जो एज थी उस समय मात्र कितने वर्ष की थी, 15 ईयर की थी। बट अपने पिता के बलिदान के कारण इनके मन में सिखों के मुगलों के प्रति काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, और ये एक आशावादी और योग्य बहादुर गुरु के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने राज्य को, अपने स्टेट को इस्टेब्लिश किया, अपना राज्य स्थापित किया, अपनी आर्मी इस्टेब्लिश की, अपना राज्य का एक्सपांड किया, और एक तरह से राजा महाराजाओं के रूप में इन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया। समझ गए ना? तो इनका जो जीवन था, जो रहन सहन था, वो राजा महाराजाओं की तरह हो चुका था। क्लियर? इनके जो रक्षक थे, जो बॉडीगार्ड्स थे, उन्हें सोने वगैरह के ढाल वगैरह प्रोवाइड कराए जाते थे। इट मीन्स ठीक तरह से इन्होंने सब कुछ स्टेब्लिश किया। देन इनके जो नाइबर स्टेट्स थे जैसे कश्मीर वगैरह है, इनके साथ इनके इनिशियली संघर्ष चलते रहे, है ना। तो अपने पड़ोसियों के साथ इन्होंने इनिशियली संघर्ष किए, और फिर इसी के बाद जब इनके संघर्ष हुए, देन फाइनली इनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो स्टार्ट हो गए औरंगजेब के साथ। फाइनली इनके कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ स्टार्ट हुए, औरंगजेब के साथ। लेकिन औरंगजेब के साथ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने से पहले दो बातें और समझ लेना। इन्होंने सिख धर्म को खालसा के रूप में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने सिख धर्म को री इस्टेब्लिश करा, किस रूप में, खालसा के रूप में, खालसा। तो इन्होंने सिख धर्म को खालसा के रूप में क्या किया, पुनर्स्थापित किया। अभी खालसा का क्या मतलब होता है, तो खालसा का मतलब होता है खालिस, इट मींस एकदम शुद्ध, है ना। तो शुद्ध जो होता है उसे खालसा कहा जाता है या खालिस कहा जाता है, और सिख धर्म के लोगों को ही क्या बोला जाने लगा, खालसा। और यहीं पे ये नाम इन्होंने दिया है, सिख जो नाम दिया है इस रिलीजन को, क्योंकि उसका मतलब मीनिंग जो है सिख होता है। तो अब जो लोग अनुयायी होंगे सिख धर्म के, उन्हें क्या कहा जाएगा, सिख कहा जाएगा। तो ये सिख नाम भी यहाँ से आया, और ये जो खालसा पंथ था उसका भी इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया। सिख धर्म के लोगों का ही अब खालसा पंथ में री इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। किसके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इन्होंने एक्चुअल में जो सिख धर्म अभी तक एक धार्मिक संप्रदाय था, अभी तक एक रिलीजियस कम्युनिटी थी, उसे अब एक प्रकार से आर्म्ड कम्युनिटी में एक योद्धा के रूप में क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। समझ गए ना? एक सैन्य ग्रुप के रूप में क्या करवा दिया था, चेंज करवा दिया था। इन्होंने 80,000 कट्टर सिख धर्म के अनुयायियों की एक फौज इकट्ठा की। 80,000 लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा किया। क्लियर? और खालसा पंथ की स्थापना की, साथ में सिख नाम यहां से आ गया। इस तरह फिर इनके औरंगजेब के साथ फाइनली कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए, युद्ध संघर्ष शुरू हो गए, और ये संघर्ष चलते रहे। इनकी एक लंबी सीरीज रही, श्रृंखला रही। बट फाइनली इन संघर्षों में क्या हुआ कि इनके जो दो पुत्र थे, इनके टोटल अगर हम बात करें तो इनके जो दो पुत्र थे वो इन युद्धों में लड़ते हुए मारे गए, और जो दो पुत्र थे उन्हें औरंगजेब के द्वारा दीवार में चिनवा दिया गया या चुनवा दिया गया। क्लियर? तो दो पुत्र की तो युद्ध में डेथ हो गई, एंड दो पुत्र जो है वो युद्ध में औरंगजेब के द्वारा उन्हें दीवार में चुनवा दिया गया या मृत्युदंड दे दिया गया। फाइनली इन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई अगेंस्ट औरंगजेब युद्ध में लड़ते हुए।
देन इन्होंने एक लेटर लिखा औरंगजेब को, काफी संवेदनात्मक एक लेटर लिखा, काफी डीपली उन्होंने एक लेटर लिखा जिसे कहा जाता है जफरनामा। तो ध्यान रखिएगा, जफरनामा जो लेटर था वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था। क्या नाम बताया है? जफरनामा। द लेटर रिटन बाई गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने एक लेटर पहुंचाया औरंगजेब को, दैट वाज नोन एज जफरनामा। इस लेटर के मिलने के कुछ दिनों के बाद ही औरंगजेब की 1707 में 1707 में क्या हो गई? डेथ हो गई। कुछ दिनों के बाद 1707 में इनकी डेथ हो गई औरंगजेब की। अब फाइनली अगर बात की जाए औरंगजेब की डेथ होने के बाद, औरंगजेब का ही अगला पुत्र अगला शासक बना मुगल वंश का, जिसका नाम हम सभी जानते हैं बहादुर शाह प्रथम के नाम से, जिसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब के अपोजिट मेल मिलाप की नीति अपनाई और सभी धर्म के और सभी पड़ोसी राजाओं के साथ अच्छे रिलेशनशिप स्टेब्लिश किए, और यहीं पर उसने गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया। जैसे ही वो अगला शासक बना, उसने गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया और उन्हें दक्कन के अभियान में भेज दिया। दक्कन के अभियान के लिए उन्हें भेज दिया अपनी सेना देकर। गुरु गोविंद सिंह दक्कन की ओर बढ़ रहे थे, दक्कन की ओर जा रहे थे। इसी बीच किसी पठान व्यक्ति ने 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी महाराष्ट्र के नांदेड़ में। इन 1708 he was killed by a पठान पर्सन इन नांदेड़ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में ही गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई किसी पठान व्यक्ति के द्वारा। फाइनली इस बात का आरोप भी लगाया गया किसके ऊपर? इस बात का आरोप भी लगाया गया बहादुर शाह के ऊपर कि बहादुर शाह ने ही इन्हें धोखे से इनकी क्या करवाई है? हत्या करवाई। बट फिलहाल आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु हुई है वो कहां पर हुई है? नांदेड़ महाराष्ट्र में। क्लियर? अब देन फाइनली जब इनकी डेथ हो गई तो अगेन सिखों में मुगलों के प्रति और आक्रोश पैदा हुआ और गुस्सा पैदा हुआ। अब सिखों का जो नेतृत्व किया वो बंदा बहादुर नामक किसी सिख समुदाय के ही एक लीडर ने किया, जिनका नाम था बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर के भी मुगलों के साथ संघर्ष चालू रहे, संघर्ष चलते रहे। फाइनली बंदा बहादुर की भी मृत्यु हुई युद्ध में लड़ते हुए, और इस तरह से फाइनली सिख धर्म का मुगलों के साथ संघर्ष चलता रहा। एंड देन जब मुगलों का फाइनली पतन हुआ और सिख धर्म एक प्रकार से सिख कम्युनिटी काफी मजबूत और स्ट्रांग हो गई महाराष्ट्र पंजाब वाले रीजन में। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बात की औरंगजेब के द्वारा जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, उसकी पॉलिसी में जो हमें डिस्क्रिमिनेशन दिखता है अलग अलग रिलीजन्स के साथ में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे हमने बोला कि जजिया टैक्स जो उसने इम्पोज किया है, री इम्पोज, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन था। बट अगर हम देखें इसे डीप में, अगर जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये रिलीजियस के साथ साथ एक पॉलिटिकल मामला भी था। रिलीजियस के साथ साथ ज्यादा उसका जो टारगेट था वो पॉलिटिकल था। क्लियर? क्योंकि औरंगजेब ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो हिंदू रिलीजन को छोड़कर मुस्लिम रिलीजन को एक्सेप्ट करें। तो एक रीजन ये था, वो मुस्लिम्स का सपोर्ट हासिल करना चाहता था। वो तभी हो सकता है जब वो मुस्लिम्स के साथ अच्छा व्यवहार करे और हिंदुओं के साथ इस तरह से व्यवहार करे। और दूसरा, टैक्स के को लेकर भी ये प्रॉब्लम थी कि उस समय टैक्स ज्यादा नहीं थे, कम ही टैक्स वसूले जाते थे, और इसीलिए एक टैक्स उसने यहाँ पे जजिया इम्पोज किया था 1679 में। और कुछ दिनों बाद हालांकि हटा भी लिया गया था, ऐसा भी इतिहासकारों का मानना है। क्लियर? कुछ दिनों बाद इस टैक्स को डिमोलाइज भी करा था औरंगजेब ने। देन अगर हम बात करें इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था, ही रीइम्पोज पिलग्रिम टैक्स इन 1774 में। पिलग्रिम टैक्स भी औरंगजेब ने क्या कर दिया था? रीइम्पोज कर दिया था, जो अकबर ने हटाया था। बट अकबर के बाद इन्होंने उसे पुनः रीइम्पोज कर दिया था। और तीसरी चीज हमने पढ़ी किसके प्रति? सिख धर्म के लोगों के प्रति। तो सिख धर्म के लोगों की अगर हम पूरी हिस्ट्री की बात करें और मुगलों के साथ उनके रिलेशनशिप की बात करें, तो इनिशियली 4 जो रूलर्स थे, देखिए बाबर के रिलेशन काफी अच्छे थे किसके साथ? फर्स्ट सिख गुरु नानक देव के साथ। तो गुरु नानक देव के साथ बाबर के अच्छे रिलेशनशिप थे। इनके बाद गुरु नानक देव के बाद गुरु रामदास की बात करें, जो चौथे सिख गुरु रहे, उनके और अकबर के काफी अच्छे रिलेशनशिप थे। अकबर उनका अच्छा फ्रेंड भी था और अकबर ने उनके लिए 500 बीघा जमीन उन्हें गिफ्ट भी की थी, जहां पे उन्होंने रामदास नामक सिटी स्टेब्लिश की, दैट बिकेम नोन एज अमृतसर,
है ना। तो फिर वहां पे अर्जुन देव ने एक हरमंदिर साहब गुरुद्वारा बनवाया, जिसे बाद में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो शुरू के 4 सिख गुरुओं के साथ मुगलों के अच्छे रिलेशनशिप रहे। बट फिर जब 5वें सिख गुरु आए अर्जुन देव, वहां से रिलेशन बिगड़ने स्टार्ट हुए, क्योंकि अर्जुन देव ने क्या किया, हेल्प की एक राइवल प्रिंस की जिसका नाम था खुसरो, और उसी कारण जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया। और फिर से जो छठे सिख गुरु आए, गुरु हरगोबिंद, और गुरु हरगोबिंद ने भी शाहजहां के साथ संघर्ष किया, शाहजहां के साथ उनके युद्ध हुए। देन फिर उनके बाद 2 और सिख गुरु आते हैं, छठे के बाद 7 और 8th नंबर पे हरराय और हरकिशन नाम से। एंड फाइनली जो 9th सिख गुरु बनते हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने मुस्लिम रिलीजन एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे मैंने आप लोगों को स्टोरी बताई कि उन्हें कुरान के आगे झुकने के लिए कहा गया, और उनके पीछे औरंगजेब बैठा था, और उन्होंने कहा कि मैं कुरान के आगे झुक सकता हूं, बट ये जो पीछे आदमी बैठा हुआ है इसे यहाँ से पीछे से हटाया जाए, देन आई कैन, तब मैं कुरान के आगे झुकूंगा। क्लियर। बट कई लोगों का ऐसा मानना है कि कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि उन्हें मुस्लिम रिलीजन एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया, एंड ही डिनाइंग टू एक्सेप्ट मुस्लिम रिलीजन। क्लियर। तो कुछ भी हो सकता है ना इतिहास में, बट हम ये समझें कि ही वॉज सेंटेंस टू डेथ बाई औरंगजेब। औरंगजेब ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया था 1675 में, और दिल्ली के चांदनी चौक में उनका सिर कलम किया गया था। उस जगह को आज शीशगंज के नाम से जाना जाता है। उस बलिदान को हम कहते हैं सार, उनका जो बलिदान है ना, उस बलिदान को कहा जाता है इस तरह से उन्होंने जो बलिदान दिया है, दैट इज सिर दे दिया लेकिन सार नहीं दिया, सिर दे दिया लेकिन सार नहीं दिया। इट मीन्स कि उन्होंने अपने सिर की बलिदानी दे दी, अपना जीवन का पूरी तरह से बलिदान दे दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। क्लियर। सिर दे दिया इट मीन सार नहीं दिया, ये कहा जाता है। देन फिर उन्हीं के अगले पुत्र अगले सिख गुरु बने, 10th गुरु हु वाज फाइनली सिख गुरु, हु वाज नोन एज गुरु गोविंद सिंह। एंड गुरु गोविंद सिंह 15 ईयर की एज में ही गुरु बन गए थे, और मुगलों के प्रति काफी आक्रोश, काफी गुस्सा और काफी महत्वाकांक्षी और आशावादी और योग्य पर्सन भी थे। टेक्टिकली इनका काफी कंट्रोल था अपनी आर्मी के प्रति। इन्होंने अपने आर्मी को रिस्टेब्लिश किया, अपनी सेना को, अपने एम्पायर को एक्सपांड किया, और एक अच्छा इस्टेब्लिश किया अपने राज्य में। अपना पहले तो राज्य स्थापित किया, अपने पड़ोसी राज्यों को भी उसमें मिलाने की कोशिश की, एंड फाइनली इनके संघर्ष हुए। इन संघर्षों की एक लंबी श्रृंखला रही, बट इन संघर्षों में इन्हें काफी नुकसान हुआ, और इनके 2 पुत्र इन युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, और 2 पुत्रों को औरंगजेब ने चुनवा दिया। फाइनली इन्होंने औरंगजेब को एक संवेदनात्मक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, दैट इज नोन एज जफरनामा, और उसको पढ़ने के कुछ दिनों के बाद औरंगजेब की 1707 में डेथ हो गई। फाइनली इनके रिलेशन अच्छे हुए मुगलों के साथ। अगले जो मुगल शासक बने बहादुर शाह, उन्होंने इन्हें 5000 का मनसब दिया, और मनसब देकर इन्हें दक्कन के अभियान के लिए भेज दिया, और उसी अभियान में जाते हुए किसी पठान व्यक्ति के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। और सिखों का यह मानना था कि यह भी बहादुर शाह के आदेश पर ही किया गया था। देन अगेन सिख मुगलों के अगेंस्ट हो गए, और बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों का संघर्ष मुगलों के अगेंस्ट में चलता रहा। चलिए अब आगे कंटिन्यू करेंगे, और अब अगले पॉइंट की बात करेंगे रिलेटेड टू औरंगजेब। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पहले एक छोटा सा टॉपिक और रिलेटेड टू औरंगजेब्स पीरियड, दैट वाज नोन एज द बिल्डिंग और द कंस्ट्रक्शन बाय औरंगजेब। तो औरंगजेब के टाइम पर जो बिल्डिंग्स और जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल के समय बनवाई गई कुछ महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स। देखिए सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट अगर हम बात करें तो ही कंस्ट्रक्टेड अ स्मॉल मार्बल मॉस्क इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट के या लाल किले के परिसर में ही इन्होंने एक छोटी सी मार्बल यानी संगमरमर की मस्जिद बनवाई थी। दैट मॉस्क इज नोन एज मोती मॉस्क। तो इन्होंने बनवाई थी एक मोती मस्जिद। इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट के अंदर ही एक छोटी सी मस्जिद बनवाई गई है मार्बल की, दैट इज नोन एज मोती मस्जिद। और ऐसा कहा जाता है कि अपनी पुत्री के अपनी डॉटर के जिद करने पर इन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। एक मोती मस्जिद आगरा में भी है, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां ऑन द असिस्ट ऑफ हिज डॉटर। तो शाहजहां ने अपनी पुत्री की
अशिष्ट पर अपनी पुत्री के कहने पर एक मॉस्क बनवाई थी। कहाँ पर? आगरा में। किस नाम से? मोती मस्जिद नाम से। और जहां आरा के अशिष्ट करने पर इन्होंने भी मोती मस्जिद बनवाई है। कहाँ पर? दिल्ली में रेड फोर्ट परिसर में, अपनी पुत्री के निर्देश पर या उसकी जिद पर। जेबुनिसा नाम था इनकी डॉटर का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बादशाही मॉस्क इन लाहौर। मॉस्क इन लाहौर, और ये वाली जो है ये दिल्ली में है, इन रेड फोर्ट के अंदर। क्लियर? तो तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं, थर्ड जो टॉपिक रहेगा, इन 1705 में, इन 1705 हिज वाइफ वॉज डेड। इनकी पत्नी का निधन हो जाता है 1705 में। और वी ऑल नो दैट हिज वाइफ्स नेम इज राबिया उद दुरानी, एंड द ओरिजिनल नेम जो था इनकी वाइफ का, अगर हम वो बात करें तो इनकी जो वाइफ थी, हाँ चलिए टाइटल क्या है, टाइटल का नाम क्या है? राबिया उद दुरानी। तो इनकी पत्नी राबिया उद दुरानी का निधन हो जाता है इन 1175, 1705 में। क्लियर? देन इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ ही कंस्ट्रक्टेड अ टॉम्ब इन औरंगाबाद। दैट टॉम्ब इज फेमसली नोन एज बीबी का मकबरा। तो अपनी वाइफ, अपनी पत्नी की मेमोरी में इन्होंने बनवाया था बीबी का मकबरा। कहां पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही इन्होंने अपनी पत्नी की मेमोरी में, अपनी पत्नी की याद में इन्होंने बनवाया है द फेमस बीबी का मकबरा। एंड दैट मकबरा इज एक्चुअली अ कॉपी ऑफ ताजमहल। ये ताजमहल की ही कॉपी किया गया था, बट उतना अच्छे से ये नहीं बन पाया जितने अच्छे से ताजमहल का निर्माण किया गया था, जितना बारीकी से और जितना कलाकारी से ताजमहल बना था, जितना आर्टिफिशियली बनाया गया है, जितना आर्ट का यूज किया गया है, उस हिसाब से नहीं बन पाया क्या? बीबी का मकबरा। और इसी कारण इस बिल्डिंग को कहा जाता है, इस बिल्डिंग को कहा गया है ब्लैक ताजमहल। दैट बिल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक ताजमहल। या ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, दक्षिण भारत का ताजमहल। देखिए, ये एक इतिहासकार हुए हैं, ब्रिटिश इतिहासकार, जिनका नाम था फर्ग्यूसन। जब फर्ग्यूसन ने दोनों, पहले तो उसने आगरा वाले ताजमहल को देखा और फिर इधर वाले ताजमहल को देखा। क्लियर? दोनों ताजमहल को देखने के बाद उसे लगा कि इस ताजमहल में जो औरंगाबाद में है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी है एज कम्पेयर टू आगरा वाले ताजमहल के कंपेरेटिवली। और दैट्स वाई उन्होंने इसे कहा है ब्लैक ताजमहल। तो ये ब्लैक ताजमहल जो कहा है ब्रिटिश इतिहासकार फर्ग्यूसन के द्वारा कहा गया था। क्लियर? और इसे साथ ही ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है ना। अब देखिए, मार्बल का यूज कर देने से काम नहीं होगा ना। जो आगरा में ताजमहल बना है वो भी मार्बल से बना है, लेकिन उसमें जो बिल्डिंग का जो डिजाइन बनाया गया है, जो उस पे आयतें लिखी गई हैं, जो कलाकारी की गई है, बेसी नक्काशी, बेसी कलाकारी यहाँ पर नहीं की गई। क्लियर? इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लैक ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल, और साउथ इंडिया का ताजमहल। ठीक है? हालांकि ऐसा भी कहा गया है कि इस ताजमहल को निर्माण कराने का जो कार्य था वो औरंगजेब ने नहीं, औरंगजेब के पुत्र ने किया था, शहजादे आजम शाह ने। औरंगजेब का ही एक पुत्र था आजम शाह। तो आजम शाह ने अपनी माँ की मेमोरी में ये बनवाना शुरू किया था। हालांकि इसे कंप्लीट कराया था किसने? औरंगजेब ने। तो ये कंप्लीट कराने का काम किसने किया था? औरंगजेब ने। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 3 ही बिल्डिंग है जो पूछी जाएंगी आप लोगों के औरंगजेब के टाइम पर, औरंगजेब के समय पर बनवाई गई 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। सबसे पहला मोती मॉस्क, बादशाही मॉस्क, एंड देन बीबी का मकबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं।